आज कनाडा ने अपने रूल्स डिफिकल्ट कर दिए, बट पीआर बट तो दे रहा है। आई स्टिल टेल यू कनाडा इज फार बेटर ऑप्शन देन हुँ, मेनी मेनी कंट्रीज। जी। प्रॉब्लम क्या है? जो हमारे बच्चे हैं हुँ, वो स्टूडेंट वीजा को एज अ वर्क वीजा लेते हमने गाइड कर दिया कि हम सेलेक्ट करते हैं कि बच्चा जेन्युइन है कि नहीं है। अब बच्चा कैसे सेलेक्ट करे ये कंसल्टेंट जेन्युइन है कि नहीं है? हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, कुछ जी। भी तैयार हो जाता है, हुँ, कुछ भी फेक भी तैयार हो जाता है। तो यू नीड टू बी रियली रियली केयरफुल जी। एंड जो आपको बहुत बड़ा चढ़ा के बातें कर रहे हैं हुँ, हुँ, उनसे बचो। अगर हम फेक डिग्रीज फेक डॉक्यूमेंट हुँ, कोई भी यूके में लगाते हैं जी। तो आपको बैन आता है, हुँ, तो आपकी फीस वापस नहीं आती। हुँ, पहली बात तो अगर कोई कहता है कि आपको बस 30 डेज में आपका वीज़ा निकाल देंगे और ये कह रहा है तो हुँ, वो झूठ कह रहा है। हुँ, तो पहली बात तो जो जो लोग आपको बड़े बड़े प्रोमिस कर रहे हैं उनसे जी। बचिए। हेलो मिस्टर भाटिया, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एंड कनाडा। फिर से चेंजेस, मिस्टर ट्रूडो का हालचाल, अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है? इससे थोड़ा हमें विस्तार में बताइए आज। सी राइट नाउ सी ट्रूडो हैज रिजाइंड लीडर ऑफ लिबरल पार्टी। ओके, लोग कह रहे वो तो पीएम से ही हट गए। So he is acting prime minister जी। till the time Liberal Party finds a new face for the prime minister. ओके। सो तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा जी। जब तक लिबरल पार्टी एक नया प्राइम मिनिस्टर फेस नहीं ढूंढ लेते। ओके। सो प्राइम मिनिस्टर से नहीं हटा है वो, जी। बट ही हैज रिजाइंड, सो देयर विल बी अनदर पर्सन। हुँ, जब हुँ। तक उनकी पार्टी इंटरनली डिसाइड नहीं करती जी। कि कौन होगा उनका प्राइम मिनिस्टर फेस फॉर न्यू इलेक्शन विच इज सपोज टू हैपन इन सितंबर। जी। सो लोग कह रहे हैं अर्ली इलेक्शन होगी, बट हुँ, हुँ। उसके ऊपर कोई भी सर्टेनिटी नहीं है कि अर्ली इलेक्शन होगी कि नहीं होगी, या इलेक्शन लिबरल पार्टी हारेगी कि नहीं हारेगी, जी। कंजर्वेटिव पार्टी आएगी, क्या जी। होगा। सो हुँ, हुँ। राइट नाउ सी दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ कनाडा। जी। सो हम इतना ज़्यादा उसकी सर्टेनिटी से कोई चीज़ नहीं कह सकते, हुँ, हुँ। बट राइट नाउ आई कैन श्योर यू कि टुडे के जाने से देयर विल बी अनदर पर्सन हु विल टेक ओवर फ्रॉम टुडे एज अ प्राइम मिनिस्टर जी। एंड एज अ लिबरल पार्टी लीडर। ओके। जो कंज़र्वेटिव पार्टी है, मान लीजिए वो आ गई, इलेक्शन हुए, कंज़र्वेटिव पार्टी आ गई, क्या वो इमिग्रेंट्स या इमिग्रेशन को ईज़ी करेगी या उसे और टफ बना देगी? सो एक सरप्राइज की बात यह है कि जी। जितनी भी इमिग्रेशन हुँ, हुँ। प्लान्स हैं जी। या जितने भी पॉलिसीज जो इम्प्लीमेंट की गई लिबरल पार्टी की तरफ से, जी। देवर ऑल पॉलिसीज ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी। मतलब वहीं से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी हुआ। यस, सो स्टीफन आर्पर पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो जी। क्या इंडिया विजिट किया जिन्होंने, हुँ, हुँ। और जब एसपीपी आया, जी। एसपीपी उन्होंने लॉन्च किया था। कंज़र्वेटिव्स ने। Yes. हुँ। So they were all policies of conservative party, even embassies in Chandigarh, जी। Stephen Harper ने आके ओपन की थी। ओके। So Stephen Harper was the Prime Minister of Canada हुँ, हुँ। and was leader of Conservative Party of जी। Canada. So people are saying कि Conservative Party तो नाम कंजर्वेटिव है तो जी, जी, कंजर्वेटिव जी, रहेगी, जी। जी। वीज़ा नहीं हुँ, देगी, हुँ। कनाडा बंद हो जाएगा। सी कनाडा बहुत ऑलरेडी स्लो डाउन हो चुका है। जी। सी कनाडा बेसिकली बहुत स्लो डाउन का मतलब ये है कि कनाडा ने 20% नंबर अपने कम कर दिए। जी। सो जितना वो करना चाहते थे हुँ, उन्होंने हुँ। कंट्रोल किया है। जी। बट अगर इससे ज़्यादा कनाडा कंट्रोल करता है हुँ, या हुँ। फिर कनाडा वीज़ा नहीं देता है, जी। सो कनाडा के कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट हो सकता और है। रेवेन्यू भी गिरेगा। सो इट इज़ नॉट ओनली कॉलेजेस हुँ। एंड यूनिवर्सिटीज। सी आई जी। टेल यू, जब स्टूडेंट जाता है हुँ, उसके साथ आप देखो कितनी इंडस्ट्रीज जुड़ी हैं। आई टेल यू, द फर्स्ट इंडस्ट्री इज इंश्योरेंस, हुँ, हुँ। सेकंड इंडस्ट्री इज ट्रैवल, थर्ड इंडस्ट्री इज एयरलाइंस, जी। फोर्थ इंडस्ट्री इज रूम हुँ, हुँ। अकोमोडेशन, हुँ, रियल हुँ। एस्टेट, जी। ठीक है, फिर रेस्टोरेंट्स, फूड। फूड। सो स्टूडेंट के जाने से हुँ, हुँ। सिर्फ कॉलेज या एजुकेशन इंडस्ट्री नहीं हिट होती, हुँ, हुँ। आप कहो कि बहुत सारी इंडस्ट्री वहाँ पे हिट होती है जी। एंड बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पे भी हिट होती है। हुँ, हुँ, हुँ। सो आप जितने देखो एनआरआई, अगर सारा माहौल सही रहता है जी। तो आप देखो जितने एनआरआई हैं वो
यहाँ पे हजारों चीजें खरीद के देते हैं पेरेंट्स बिल्कुल। को, अपने रिश्तेदारों को, पैसे भी भेजते हैं बच्चे। जी सो बिल्कुल। आई टेल यू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेंड मनी होम। हम्म। सो स्टूडेंट भी भेजते हैं, जी पैसे भेजते हैं बच्चों जी को। फिर ट्रेड भी है, देखो अगर बिल्कुल। ट्रेड की बात करें तो कनाडा में आज की डेट में इंडियन स्पाइसेस, इंडियन जी। खाना इतना पॉपुलर हो चुका है हम्म। कि हफ्ते में गोरों ने, चाइनीज ने जी और अफ्रीकन ने भी एक दिन इंडियन खाना है। मतलब हमारे फूड की इतनी डिमांड बढ़ गई, और बिल्कुल। ऑब्वियस अगर फूड की डिमांड बढ़ेगी तो हमारे वो मसाले या हमारे इंग्रेडिएंट्स सभी यहाँ से जाएंगे। So I'll tell you, so this is how is increase in demand. जी। So अब देखो कि क्या इंडिया की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन हम्म। मेरे हिसाब से, जी तो जी उस जी हिसाब से दुनिया की पॉपुलेशन है 7 बिलियन। बिल्कुल। सो 5 लोगों के पीछे एक एक आदमी इंडियन। इंडियन है। हम्म। सो उस चीज को तो हम झुठला नहीं सकते। बिल्कुल बट बिल्कुल। अगर बात करें तो कौन सा देश है जो इंडियंस को ले सकता है, जी जो भी डिप्लोमेटिक सिचुएशन है, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, जी बट कनाडा इज अंडर डेवलप्ड। बिल्कुल। सी एंड इट दे नीड पीपल, बट इंडियंस को ये समझना पड़ेगा जी कि अगर हम वहाँ जा रहे हैं हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। जी ठीक है, सो इट्स नॉट ओनली कनाडा, हर कंट्री। जी आज ऑस्ट्रेलिया वीजा सिर्फ अच्छे बच्चे को दे रहा है, यूके भी कल को फिल्टर लगाएगा। जी बिल्कुल। ठीक है, पर यूके में पीआर नहीं होती, हम्म। यूएस में पीआर नहीं होती। सो हमको ये देखना है, आज कनाडा ने अपने रूल्स डिफिकल्ट कर दिए, बट पीआर बट तो दे रहा है। आई स्टिल टेल यू कनाडा इज फार बेटर ऑप्शन देन मेनी मेनी कंट्रीज। जी प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे बच्चे हैं वो स्टूडेंट वीजा को एज अ वर्क वीजा लेते हैं। बिल्कुल। जो हमारे पहले दिन से ही वो अपने माइंडसेट ही ऐसे बना के जा रहे हैं कि मैंने स्टडी वीजा लगाया, वो उसे वर्क परमिट सोचते हैं। सो हम जो नज़रिया है वो चेंज करना पड़ेगा। जी सो आज इंडिया में स्टूडेंट ग्रेजुएशन करता है 3 साल जी। की, 4 साल की बीटेक करता है, उसके बाद फिर मास्टर्स करता है। हाँ सो जी। कितने साल की पढ़ाई हुई? 3 और 4 से 5, 5 साल हो 3 गए। और 2 5 5 साल हो की गए। पढ़ाई। 5 साल की पढ़ाई करके वेयर ही स्टैंड्स, टेल मी व्हाट ही विल गेट। फिर वो जॉब ढूंढने के कितने लिए की जाता जॉब है, मिलती है? प्लेसमेंट भी ना देखो, बराबर ही है। मैं टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं करता, जी हम अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, तो कितने की जॉब बच्चे को मिल जाएगी? अगर एक्सेप्शनली वेल है तो 4-5 लाख का पैकेज, जी। एक्सेप्शनल। और अगर एक्सेप्शनल वेल नहीं है तो 3 लाख का 4-5 पैकेज। लाख का पैकेज, वही 30-35 हजार की जॉब या अगर वो 40 हजार की बहुत जॉब। अच्छा है बच्चा, हम्म। अगर वो बहुत अच्छा बच्चा जी तो जी नहीं तो स्ट्रगल शुरू हो जाती है उसकी। बिल्कुल। ठीक है, सो 5 साल हम पढ़ाई के यहाँ दे रहे हैं, जी बट इन इंटरनेशनल एजुकेशन ऑल्सो आपको ये देना पड़ेगा कि आपको 2-3 साल 4 साल पढ़ाई को देने पड़ेंगे। जी और अगर आप एक स्किल सेट जो उस कंट्री में, हर कंट्री में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। जी आज ऑस्ट्रेलिया की बात करें, एक कॉमन रिक्वायरमेंट सबकी है, हाँ वो जी। हेल्थ सेक्टर। ठीक है, हेल्थ सेक्टर में सारे कंट्रीज को रिक्वायरमेंट जी है, बट उसके अलावा हर कंट्री की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। किसी को प्लम्बर चाहिए, किसी को टेक्नीशियन चाहिए, किसी को हीटिंग वेंटिलेशन चाहिए, किसी को केमिकल लैब टेक्नीशियन चाहिए, किसी को इलेक्ट्रीशियन चाहिए, किसी को ऑटोमोबाइल इंजीनियर चाहिए, पर किसी को ये चीज़ नहीं चाहिए। बट ये सारे स्किल्ड है। सो नहीं, उसके बावजूद भी जैसे एग्रीकल्चर में लोग जी। चाहिए, ठीक है, इसकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसमें चाहिए। ठीक है, सो हर कंट्री में, जिस कंट्री में हम जा रहे हैं, हमने समझना है कि इसको कौन से शॉर्ट स्किल लिस्ट के कोर्सेज चाहिए, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस कोर्सेज में हम पढ़ाई करें जी ताकि हम वहाँ सेटल हो पाए। अगर आप सेटल होना चाहते हैं, सो 2 तरह की मार्केट है जी इंडिया में। एक तो जो सेटल होना चाहते हैं, एक पढ़ के जो क्या कहते हैं वापस आके कुछ करना चाहते हैं, अपना फैमिली बिजनेस कर लिया। ऑब्वियसली वी आर लुकिंग एट 2 प्राइमरीली सेट ऑफ टारगेट ऑडियंस। जी सो 2 तरह के लोग हैं जो ये इंटरनेशनल एजुकेशन लेना चाहते हैं। सो इंटरनेशनल एजुकेशन से हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि इट इज़ असेंशियल फॉर यू टू गेट एक्सपोजर। जी हमने हर बार अपने शो में ये चीज़, क्योंकि जो बाहर बच्चा एक्सप्लोर करके आया है, वो उसने दुनिया देख ली he है। will learn so many things which he cannot learn by doing his studies in India. So I'll tell you, सबसे important है फाइनेंशियल एक्सपीरियंस। जी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा बच्चा लर्न करेगा और बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, जो कि बच्चा इंडिया वापस आके भी उसका फ़ायदा उठा सकता है। जी सो द एक्सपोजर, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। सो उस चीज़ को देखते हुए आई टेल यू कि इंडिया
नीड्स पीपल हु हैव इंटरनेशनल एजुकेशन। बिल्कुल। अगर आज कहते हैं कि इंडिया इज ग्रोइंग, जी। चलो इंडिया ग्रो कर रहा है, फॉरेन कंपनीज आ रही हैं, तो उन कंपनीज को संभालने के लिए हमें एम्प्लॉय कैसा चाहिए, जिसको इंटरनेशनल जी। एजुकेशन हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर हो। अगर हम एक ऐसे एम्प्लॉय को कोई नहीं हायर करने वाला जिसको कभी आज तक फ्लाइट में ही नहीं बैठा, जी। जिसको फॉरेन करेंसीज के बारे में नहीं पता, जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती, जिसको अच्छी इंग्लिश नहीं बोलनी आती, सो इंडिया इज ग्रोइंग बट वी नीड इंटरनेशनली एजुकेटेड पीपल, स्टूडेंट्स। इंडिया में आज जितने भी स्टार्टअप हैं, हम अभी रिसेंटली शार्क टैंक भी स्टार्ट हुआ है, उसमें जितने भी आ रहे हैं अपनी कंपनीज का स्टार्टअप प्लान लेके, उसमें से काफ़ी रेशो ये भी है जो स्टडी अब्रॉड करके आए हैं, जिन्होंने बाहर एजुकेशन की है, उसके बाद उन्होंने अपने इंडिया में आके कुछ स्टार्टअप किया। ऐसे ही मैं थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि यूएस बेस्ड एक बंदा था, इंडियन था, उसने कुछ एक विजिट पे इंडिया आया, उसने देखा कि यहाँ पे डेयरी फार्मिंग की बहुत ज़्यादा किल्लत है, मतलब वो अच्छे से नहीं चल रही। उसने अपनी स्टडी वहाँ से, अपना बिजनेस वहाँ से क्विट किया, इंडिया में आकर अपना डेयरी फार्मिंग बिजनेस किया। आज वो साल का 4 CR प्लस का रेवेन्यू कर रहा है विद इन 1 ईयर। See, there is an opportunity in India for sure. ठीक है, you have to be expert. अब उसने जो एक्सपोजर यूएस में लिया, जी, जो सीखा, वो उसने यहाँ इम्प्लीमेंट किया, तो वो सक्सेसफुल हुआ। सो सबसे ज़्यादा आप जितने भी हाईली क्वालिफाइड आप बोलो, जितने हमारे टेक ग्रेजुएट्स हैं, जितने हमारे आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, जितने पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, ठीक है, जितने बड़े बिजनेसमैन के बच्चे हैं, आप बोलो वो कहाँ से पढ़ के आते हैं जी। वो अपने बच्चों को ज़रूर बोलते हैं कि 1-2 साल बाहर लगा के आओ, you will come to know many things which you cannot learn in India. अगर हम इंडिया की टॉप रिचेस्ट फैमिली को भी उठाएं, फैमिलीज को उठाएं, तो उनके भी सारे बच्चे बाहर से स्टडी करके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। So the exposure which you are getting abroad, you are not getting in India. See, आप घर पे रह रहे हैं, आप घर से खाना खा रहे हैं, you do not know how to manage finances, आप सिर्फ कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ के वापस आ रहे हैं, बाकी टाइम फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हैं, that's it. So प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं, so वो आज की डेट में कुछ बच्चे बाहर नहीं जाना चाहते जी, क्योंकि वो बहुत खुश हैं इंडिया में, because they do not have any liability, they do not have any pressure, they are not looking to work hard, so they're happy here क्योंकि their parents would have done very well for them and they do not have any aggression, जो फैमिली लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे वो आगे। वो चाहते हैं कि हम क्यों स्ट्रगल करें जी। so अगर आप नहीं स्ट्रगल करना चाहते, if you do not want add anything into your life, it's okay जी, आप जरूर इंडिया में रहें, आप अब जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको फैमिली बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें, but there is another set of people who are looking to grow more, so they are not happy with what they have. जी, ठीक है, they want to add more to their education, they want to grow more. अगर उनके पेरेंट्स ने X amount of पैसा जोड़ा है, they want to make it 10x. बिल्कुल, ठीक है, so they want to go abroad and they want to learn more. जी। So it is not always about money, ठीक है, it is about life experiences also. जी। So हम इंटरनेशनल एजुकेशन को, हमारी मार्केट्स हैं जैसे खास करके गुजरात, पंजाब, प्रेडोमिनेटली ये 2 मार्केट्स हैं, वो इंटरनेशनल एजुकेशन को इक्वल टू वर्क परमिट देखती हैं, जो कि हमें नजरिया चेंज करना पड़ेगा। जी, एक आपने बात करी थी कि कनाडा स्लो डाउन, ये स्लो डाउन को थोड़ा एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जांपल अगर 100 बच्चा अप्लाई करता था कनाडा के लिए, जो अच्छा एलिजिबिलिटी है, अच्छे आइल स्कोर हैं, विद जीआईसी है, अगर 100 में से कनाडा पहले 80 वीज़ा दे रहा था, तो आज स्लो डाउन में वो वीज़ा रेशो क्या है? सी वीज़ा रेशो में कोई फर्क नहीं है। पहले जब 100 बच्चा अप्लाई करता था, 80 बच्चे अप्लाई करते हैं। मतलब बच्चों की कमी है, अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स कम हो गए हैं। सो नहीं, पर वो 20 कैंडिडेट जर्मनी अप्लाई कर रहे हैं जी, वो 20 बच्चे यूके अप्लाई कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई हो गए। या सो वो कहीं ना कहीं तो जा ही रहे हैं। सो बट वो जो 80 कैंडिडेट हैं, कनाडा वीजा उसी हिसाब से दे रहा है जी। कनाडा जो वीजा दे रहा है वो परसेंटेज ऑफ सक्सेस रेट इज रियली हाई, ऑल्दो आई हैव हर्ड कि लोगों की रिफ्यूजल्स आ रही हैं, बट लैंडमार्क इमिग्रेशन का वीजा सक्सेस रेट इज रियली हाई जी। अगर आपकी रिफ्यूजल आ रही है तो आप हमारी एक्सपर्ट टीम को मिलें, कॉल करें, वी आर गेटिंग वीजास विद इन 7 days। What is difference between other immigration companies and landmark immigration? जैसे बाकियों की रिफ्यूजल आ रही है, आपकी इतनी कम रिफ्यूजल या रिफ्यूजल क्यों नहीं है?
सो पहली चीज़ तो मैं बताता हूँ कि मैं अभी कनाडा से वापस आया हूँ, जी। ठीक है। सो आज की डेट में न्यूज़ में, पॉडकास्ट में हम्म, बहुत कुछ चलता है, जी। ठीक है। सो हाहाकार मची है, कनाडा में काम नहीं है। हम्म, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला हम्म, जो कह रहा हो कि काम नहीं है, जी। पहली बात। ओके। दूसरी चीज़ है, लोग कह रहे हैं ठंड पड़ रही है और हम बहुत परेशान हैं। सो जी। मुझे ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं दिखा जो ठंड में घर बाहर पे सो रहा हो बैठा है। कहीं, बिल्कुल। बाहर सो रहा हो कहीं। हम्म, तीसरी चीज़, और मुझे कोई ऐसा रेस्टोरेंट वीकेंड्स पे खाली नहीं मिला जहाँ पे स्टूडेंट्स एन्जॉय नहीं कर रहे, हम्म, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें देखते हुए, और मुझे कोई भी, अगर हम प्रिडोमिनेंटली इंडियन सेंट्रिक मॉल्स की बात भी करते हैं जी। जहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो कोई ऐसा मॉल भी नहीं दिखा जहाँ पे इंडियन शॉपिंग नहीं कर रहे। बिल्कुल। सो पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, दे आर हैविंग अ गुड लाइफ। अब एक नज़रिया है, हम एक चीज़ को पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव होगा, और अगर हम घर बैठ के वी विल नॉट थिंक पॉजिटिव अबाउट इट तो पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव ही क्यों हाईलाइट होता है? क्योंकि उसको लोग देखना चाहते हैं। दैट मीन सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी ज्यादा बिकती बिल्कुल है। बिल्कुल, पॉजिटिविटी को तो लोग है, ये तो पॉजिटिव बात है। अगर आज हम बात मसाला करें, चाहिए। हाँ, सो एवरीबडी वांट्स स्पाइस इन लाइफ। जी। सो अब एक और एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ। सो एक लड़की कनाडा पढ़ाई की, और कनाडा में वो शी वाज वेल एजुकेटेड फ्रॉम जी। दिल्ली, जो मुझे मिली है कॉफ़ी शॉप जी। पे। जी। तो मैंने उससे पूछा कि कब कब से हुआ कनाडा जी। में। तो शी सेड कि मैं 3 साल कनाडा रही पहले, फिर मैं इंडिया चली गई थी, क्योंकि जैसे अभी नेगेटिव न्यूज़ शुरू हुई तो मैं इंडिया चली गई। जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव न्यूज। हाँ, तो मेरे को भी लगा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं रेस्टोरेंट में क्यों काम कर रही हूँ। बट कहती मुझे $22 पर आवर मिल रहे थे रेस्टोरेंट में भी, जी। पर मैं इंडिया चली गई। मैंने सोचा इंडिया जाके बढ़िया जॉब करेंगे, कोई जी। वाइट कॉलर जॉब जी। करेंगे। तो कह रही मैं इंडिया आ गई, दिल्ली से थी, तो इंडिया आ गई। तो इंडिया की कहती मैं 6 महीने रही। पहली बात तो मुझे जॉब नहीं मिली कोई, 6 महीने। ठीक है। कोई वाइट कॉलर जॉब तो क्या मिलनी थी। अब मैं रेस्टोरेंट में काम कर नहीं सकती इंडिया में, मैं बिल्कुल। रेस्टोरेंट में थोड़ा काम करूँगी। अगर काम करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 25-30 हज़ार। जी। ऊपर से मैं घर बैठी थी फ्री, ऊपर से घर वाले कहने लगे तू 3 महीने हो गए तेरे को इंडिया कनाडा से वापस आए, तो कुछ करना नहीं करना। तो कहती मेरे पे इतना प्रेशर माउंट हो गया, तो मैं कनाडा वापस आ गई, और मैंने सोचा कि ये रेस्टोरेंट की जॉब बहुत अच्छी है इन दिस सिनेरियो, ठीक है। अगर सिनेरियो देखो, स्लो डाउन हर जगह आता है। जैसे आपको पता ही होगा 2007-8 में बहुत स्लो डाउन आया रिसेशन था पूरे वर्ल्ड में। रिसेशन आया था वर्ल्ड में। सो स्लो डाउन हर जगह आता है, एंड दैट जी। हर एक साल बाद वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल। सो ये चीज है, एक स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली, आई एम टेलिंग एन एक्सपीरियंस व्हिच आई फेस्ड इन कनाडा। जी। स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली। सो अगर हम हमारे पंजाब के बच्चों की बात करें तो देयर कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट एज गुड एज स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली। सो उनके लिए अगर वहां भी उनको जॉब मिली हुई है और फिर भी वो छोड़ के इंडिया आ रहे हैं, पहली बात तो कोई बच्चा आना नहीं चाहता जी। ये मैं आपको बता दूं। कई बार न्यूज़ सुन के, रेयर चांसेस या फिर कोई न्यूज़ सुन के, या ऐसे ही लोगों की बातों में आके पीपल कम बैक, जी। ठीक है। सेकेंडली, अब स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं देखता हूँ वो ये है कि दे एक्सपेक्ट कि उन्हें जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, ठीक है। सो अभी जनवरी इनटेक में बच्चा पहुंचा, सो उसके पेरेंट का फ़ोन आया मुझे, परसों चौथ की बात है, सर क्या कहते हैं बच्चा मेरा पहुंच गया, तो उसको जॉब नहीं मिल रही, अभी 5 दिन हुए पहुंचे। इतनी बेसब्री। So that is what we are not looking the visa as student visa. We are looking at as work visa. जी। It is not in the case of Canada. It is in case of UK. It is in case of Australia. It is in case of US. So पहली बात, हम हमेशा ये भी अपने पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं, we are not looking as a long term career goals. We are looking at short term कि यार 6 महीने ट्रक चलाइए and make money and then we should pay off all our loans. मिस्टर भाटिया, ऐसे ही है कि बच्चा यहाँ से जा ही इस वजह से रहा है क्योंकि वो अपना माइंडसेट पहले दिन से ये लेके जा रहा है मैंने काम करना है। So see, students going before COVID, I will told you कि उनकी क्वालिटी बहुत बेटर थी जी। ठीक है। सो जो आफ्टर कोविड जा रहे हैं उनकी क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। सो देयर माइंडसेट हैज चेंज्ड। वो मेरे को लगता है जो कोविड से पहले जा रहे थे वो 2000 से पहले वाले बच्चे थे। जी, जी, ये अब जो जेन ज़ी जा रही है वे थोड़ी जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। दे आर रेडी टू डू एनीथिंग, दे आर रेडी टू डू एनी इलीगल थिंग आल्सो, दे आर नॉट स्केयर्ड। ओके, मतलब कुछ भी मिल जाए वो करेंगे। सो मैं बच्चों को कहना चाहूँगा, प्लीज डोंट डू एनीथिंग इलीगल व्हिच कैन हार्म योर होल लाइफ।
जी ठीक है. सो डोंट डू एनीथिंग इलीगल. पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे हैं, टेल देम टू स्लो डाउन, टेल देम टू बी पेशेंट, टेल देम टू ग्रो स्लोली. वी आर नॉट इन अ हरी. आज 12th पास बच्चा 18-19 साल का है, 20 साल का है. ग्रेजुएट बच्चा 23 साल का है. जी अगर आप कनाडा जैसे कंट्री में पहुंच गए हो और अगर आप सोचते हो कि वहां मैं रहूंगा, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 82 ईयर्स है जी कनाडा की. तो आप 82 ईयर्स जीने वाले हो अगर आप कनाडा में रह रहे हो. एवरेज तो आपको क्या कहते हैं, इतनी जल्दी क्या है पैसा कमाने की? वाई वी कैन नॉट गिव आवर लाइफ 3 years ऑन स्टडीज? जी सो दिस इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट विच वी वांट कि हर स्टूडेंट और पेरेंट देखे कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. इट इज नॉट जस्ट कनाडा. मैं फिर कहूंगा जर्मनी, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो लुकिंग वर्ल्ड एट है हमारे पास तो. जेन्युइन स्टूडेंट्स. दे आर ऑल्सो नॉट लुकिंग एट स्टूडेंट्स कि वो आके यहाँ सीधा काम करने लग जाए. जी जी भटिया साहब, जैसे बाहर भी बैंक्स हैं, इंडिया में भी बैंक्स हैं, बाहर बैंक्स में भी डिमांड होगी, बाहर मेडिकल में भी डिमांड होगी. जैसे आजकल एक कीवर्ड चला है, काफ़ी फेमस है, फिनटेक. फिनटेक की डिमांड तो कनाडा में भी है, यूएस में भी है, जर्मनी में भी है, यूके में भी है. सो क्या हमारे पास ऐसे कोर्सेज हैं जो बच्चा पहले दिन से फिनटेक को समझ सके? फिनटेक इज वेरी जेनरिक. अगर आप बोलें तो देखो, इस टाइम पे कनाडा ने कुछ CIP कोड्स दिए हैं जी, जिसके अंदर मेरे हिसाब से आई डोंट नो रिमेंबर 500-700 फील्ड्स हैं जो उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं. जी तो जिनके अंदर स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं वीज़ा मिलेगा. जी सो पहली बात तो जो लोग बैचलर कर रहे हैं, दैट इज उन सबको वीज़ा वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा. जी सो जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं उन लोगों को भी वर्क परमिट मिलेगा. पर जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, जी सपोज आपको हो कि मैं फिनटेक में या क्या कहते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में जी मैं बैचलर्स कर रहा हूँ, जी तो आपको वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा. सपोज आप उसमें डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसमें वर्क परमिट शायद आपको नहीं मिले. सो मैनेजमेंट में देव केप्ट वेरी लिमिटेड कोर्सेज जी जिनको वर्क वीजा मिलेगा. सो सी देयर इज अ स्कोप ऑफ बैंकिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बट आई टेल यू with predominantly lot of people going to Canada right now, banking is full. See, banking is full in Canada. In Canada, banking is full. So right now, you may, अगर आपके पास exceptional qualification होगी, you're a good candidate, Extraordinary. you can definitely apply for a banking job. See, right now there are a lot of jobs in trades, skills, जी health, you know, and then if you tell me agriculture, ठीक है, then there are software, you know, IT, lot of jobs in IT, जी supply chain management, and hospitality, education, you know, education में बहुत jobs हैं. फिर social service, मतलब बहुत ज़्यादा wide है. ऐसा नहीं है कि you are limited to certain number of courses जिनमें jobs हैं. जी So there are lot of courses जिनके अंदर आपको jobs मिल सकती हैं. Not in Canada, in all the countries. जी See, ऑस्ट्रेलिया बहुत टफ है. ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ, IT एंड इंजीनियरिंग, बस. इसके बाद अगर बच्चों को बोलो तो जॉब्स बहुत मुश्किल है. देखो वहाँ पे बहुत अच्छी है, बिकॉज क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 2 करोड़ है. आपको पता है ये चीज? ओनली 2 करोड़. सो हमारी इतनी तो पंजाब की होगी, ज्यादा ही 3.5-4 करोड़ है. वही. सो ऑस्ट्रेलिया इज नॉट लुकिंग एट, यू नो, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ population also, quality, and Australia is not dependent on, you know, if you tell me, on immigrants, whereas Canada is opposite. Canada is dependent on immigrants. So if you tell me Canada is land of immigrants only, कोई भी अगर बात करें तो 80% of the population is from immigrants. कोई इंडिया से है, कोई पाकिस्तान से है, कोई अरब से है, and there is predominantly large population from Europe and UK in Canada. Yeah. So Europeans, most of the जो यूरोपियन, सबसे बड़े यूरोपियंस जो कनाडा में इमिग्रेंट्स हैं, they are Italians. So बहुत सारे इटालियंस कनाडा में रहते हैं. So Canada is land of immigrants and Africans also. आपको देखा होगा कि पहले मिनिस्टर जो इमिग्रेशन मिनिस्टर थे वो अफ्रीकन थे. जी ठीक है. सो जो फिर उसके बाद जो इमिग्रेशन मिनिस्टर आए वो इटालियन थे. तो सारे इमिग्रेंट्स हैं. ठीक है. सो जो ऐसा कोई भी नहीं है कि जो बहुत क्या कहते हैं शुरू से ही कनेडियंस हैं. आप देखो उनके पूरी मिनिस्ट्री में भी और कनाडा के सारे सिस्टम में भी. सो इट इज़ अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स ओनली एंड दे आर लुकिंग एट, यू नो, क्या कहते हैं, टेकिंग मोर इंडियंस. बट राइट नाउ सी दे आर फेड अप विद इंडियंस कि जैसे हम वहाँ जाके बिहेव करते हैं. CIP कोड्स के अकॉर्डिंग
कौन से टॉप मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज हैं जिसमें अभी कनाडा सीक कर रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? मैंने बताया आपको सारे ट्रेड्स। वही आपने हॉस्पिटैलिटी, नर्सिंग। नहीं सी देखो, ट्रेड इसमें बहुत वाइड है। अब जैसे मैं कहूँ कि एग्रीकल्चर, जी, अब एग्रीकल्चर में 100 तरह की फील्ड्स हैं। चलो एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में कौन कौन से अभी डिमांडिंग कोर्सेज है? तो देखो, कोर्सेज की बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम, नॉट अबाउट diplomas डिप्लोमा। also. You can do diplomas and get work. ओके, You can do diplomas और उसके बाद and वर्क get परमिट है? वर्क परमिट है वो सीआईपी कोड के अकॉर्डिंग? बिल्कुल। सो विटीकल्चर है, जी। विटीकल्चर क्या कहते हैं, ब्रू, उसके अंदर मतलब इतने सारे हैं। कैनबिस ग्रोइंग भी एक कोर्स है जो उसके अंदर आ सकता है। जी, सो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है। सो एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं वो भी सीआईपी कोड में है। लैंडस्केप टेक्नीशियन, जी। हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन, मतलब कि आप बोलो कि बहुत सारे कोर्सेज हैं कि जो एग्रीकल्चर में आते हैं। कुछ भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो सब हाई डिमांड पे। मतलब सीआईपी कोर्स के अकॉर्डिंग नॉट ओनली बैचलर एंड मास्टर, डिप्लोमा कोर्सेज भी ऐसे बैचलर हैं। एंड मास्टर सीआईपी कोड में है ही नहीं। हम्म, उनके लिए कोड चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वर्क परमिट मिलेगा, चाहे आप बिजनेस की कर लो। ओके। बिजनेस वैसे सीआईपी कोड्स में नहीं है, बट अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो आपको वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। मैंने 12th करी है, मान लीजिए मैंने 12th करी है और मैं हूँ कॉमर्स स्ट्रीम से। अब मेरे को चाहिए मेरे पसंदीदा कोर्सेज। क्या मेरे पसंदीदा कोर्सेज, फॉर एग्जांपल मेरे हैं बिजनेस मैनेजमेंट, जैसे यहाँ पे इंडिया में बीकॉम होती है, बीकॉम ऑनर्स होती है या बीबीए होती है, ऐसे कोर्सेज सीआईपी कोड के अंदर है? कंप्यूटर अकाउंटिंग का डिप्लोमा कर सकते हैं जी। आप। अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग इज अंडर सीआईपी कोड्स अगर आप डिप्लोमा करना चाहते जी, हैं। जी, पर अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और सी आपने इंग्लिश पढ़ी है, जी। सो देयर आर मोर कोर्सेज जिसके अंदर सपोज जैसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हाँ की जी। बात कर लेता हूँ। आप अगर अपनी ट्रेड चेंज करना चाहते हो तो काफी सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। तो आप अगर बिजनेस से हटके कोर्सेज करना चाहते हो तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो। जी, सपोज आप बिजनेस ही करना चाहते हो तो आई कैन गाइड यू बैचलर्स इन कॉमर्स फॉर 3 years। जी, अगर आप छोटा कोर्स करना चाहते हो तो आई कैन गाइड यू बैचलर्स इन बिजनेस फॉर 3 years, बैचलर इन इकोनॉमिक्स फॉर 3 years। जी, फिर अगर आप कहते हो कि मैंने 4 साल की डिग्री करनी है, एनीवेज आप 3 years की भी बैचलर डिग्री कर सकते हो और 4 साल की भी बैचलर डिग्री कर सकते हो इन एनी फील्ड यू वांट। और अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी 2 years का डिप्लोमा कर सकते हो जिसमें आपको वर्क परमिट मिलेगा। जैसे इंडिया में प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं, ऐसे कनाडा में भी उनके कॉलेज में प्लेसमेंट ड्राइव्स चलती हैं? सी चलती हैं बिल्कुल। हर कॉलेज का, जितने पब्लिक कॉलेजेस हैं, जितने पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, दे हैव देयर जॉब प्लेसमेंट डिपार्टमेंट जी, एंड दे इवन मेक यू रेडी फॉर इंटरव्यूज। ओके, वो प्रिपरेशन करवाते हैं। बिल्कुल। पर सैड एक मतलब उसकी दुख की बात यह है कि बच्चे जाते नहीं है। मतलब इंडिया में फिर उसमें पार्टिसिपेट ज्यादा से ज्यादा किया जाता है, तो कनाडा में क्यों नहीं कर रहे? आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट। मैं काफ़ी सारे जॉब प्लेसमेंट डिपार्टमेंट्स में जाता था जी, तो वो कहते थे कि बच्चे हमारे पास बहुत कम, अब शायद जाने लग जाएं जब से लग रहा है कि जॉब्स कम हो रही हैं जी, या क्या कहते हैं जॉब फैसिलिटी टाइट हो गई है, तो देन दे वुड हैव स्टार्टेड। अगर अ ईयर अगो की बात करूँ, मैं बहुत सारे कॉलेजेस विजिट करता था तो उसमें कहते थे कोई हमारे पास रिज्यूम बिल्डिंग के लिए नहीं आ रहा, कोई हमारे पास ट्रेनिंग के लिए नहीं आ रहा, कोई हमारे पास इंटरव्यू टिप्स नहीं लेने आ रहा। सो विच इज बट द कॉलेजेस आर पेइंग फॉर इट। कॉलेजेस हैव डिपार्टमेंट, इन ऑल द कॉलेजेस देयर इज अ डिपार्टमेंट। जी। सो अब हम कनाडा के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी राइट नो स्टूडेंट्स, आपके पास काफ़ी काउंसलिंग्स आती होंगी डेली बेसिस पे। राइट नो स्टूडेंट की आफ्टर कनाडा चॉइस क्या है? अगर उसने कनाडा नहीं जाना, वो कहता है नहीं यार कनाडा में नेगेटिविटी है, मैं कनाडा नहीं जाना चाहता, मेरे को कोई और कंट्री भेजो, आप क्या उन्हें काउंसलिंग दे रहे हो और स्टूडेंट क्या ऑप्शंस अपने लिए जनरेट करके लेके आ रहा है? हमेशा स्टूडेंट का पर्पस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टूडेंट फॉर गोइंग अब्रॉड? जी, कि आप बाहर क्यों जाना चाहते हो? तो फिर स्टूडेंट का पर्पस 90% तो सेटलमेंट ही है। सो पर्पस क्या है स्टूडेंट का बाहर जाने का? सो मेरे हिसाब से 90% तो बच्चों को अपना जो पर्पस है या तो सेटलमेंट देना चाहिए या फिर एजुकेशन को एक प्रायोरिटी देनी चाहिए कि मैं पढ़ के इंडिया आके यहाँ पे कुछ करूँगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जी। सो अगर तो आपका सेटलमेंट का पर्पस है देन वी हैव टू सी कि कौन से कंट्री में कैसे सेटलमेंट हो सकती है। जी, सी राइट नाउ इफ आई टोल्ड यू कि अगर हम आज बैचलर डिग्री करने जाना चाहते हैं तो, और दूसरा पर्पस ये भी हो सकता है, अगर हरमन मैं बात करूँ तो कि मैंने बहुत अच्छी जॉब करनी है, मेरे को सेटलमेंट से कोई लेना देना नहीं है, आई एम लुकिंग एट अ जॉब। ठीक है, सो
एंड आई एम अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट, तो मैं जी। उसको कहूँगा यार जॉब देख रहे हो, ग्रोथ देख रहे हो, नॉन मेडिकल हो तो टेक आईटी इन यूएस, जी, स्टडी आईटी इन यूएस, क्योंकि आईटी यूएस से ज़्यादा तो अपॉर्चुनिटी कहीं बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। सो इफ़ यू आर लुकिंग एट आईटी, गो टू यूएस. इफ यू आर लुकिंग एट रिसर्च, गो टू यूएस. ओके। इफ यू आर लुकिंग इवन एट इंजीनियरिंग, गो टू यूएस. यूएस में इतनी इन चीज़ों की प्रायोरिटी है अभी, बिल्कुल, बहुत प्रायोरिटी. आईटी, रिसर्च एंड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। इवन मैथ्स, मैथ्स से रिलेटेड आप कुछ भी पढ़ने चाहना चाह रहे हैं, गो टू यूएस. इवन हेल्थ केयर के कोर्सेज, जी, go to US. So jobs, but yes, PR is distant dream, but you will make a lot of money after you graduate. If you'll have that, if you'll do those courses, you will make a lot of money. But अगर हम बात करते हैं कि मैंने शॉर्ट टर्म, मैंने अफोर्डेबल कंट्री देखना है, जी। so I'll tell you कनाडा से अफोर्डेबल कोई नहीं है आज की डेट में भी. मान लीजिए अफोर्डेबल एजुकेशन की आपने बात की, क्या 10 से 15 लाख में वहाँ पे बैचलर्स डिग्री हो सकती है? 10 से 15 लाख में कहीं पे भी बैचलर डिग्री नहीं हो सकती. सेमेस्टर वाइज, अगर सेमेस्टर की बात, साल की फीस, 2 सेमेस्टर 10 से 15 लाख, 10 लाख रुपया बहुत. 10 लाख के अंदर अंदर मैं साल में कनाडा में स्टडी कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ सकते हैं. 10 लाख से स्टार्ट हो जाती है, जी। गोज अप टू नो लिमिट. जी, बट 10 लाख रुपए में बिल्कुल आप कनाडा में स्टडी कर सकते हैं. बड़ी सब जैसे इंडिया में टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईएम हो गया, आईआईटीज हो गई, ऐसे कनाडा में भी टॉप इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो उसमें एडमिशन का क्राइटेरिया क्या रहता है? 100% मार्क्स. 100% मार्क्स, काफी कोर्सेज में 100%. मतलब बात ही ना जैसे करें, बात मत कर रहे हैं- जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है. यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, जी। यूबीसी में आप जी। एडमिशन ले सकते हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकगिल स्टूडियस बच्चा चाहिए। ऑब्वियसली किसी टॉप इंस्टीट्यूट्स में हम बात कर रहे हैं तो आपको आपकी स्टूडियस नहीं चाहिए. आपके नंबर चाहे कम हो, जी, आउट गोइंग बच्चा चाहिए. ओके। बच्चे के अंदर ओवरऑल टैलेंट चाहिए. ही विल बी गिविंग एन इंटरव्यू. आपके 95% हैं और एक बच्चे के 99% है, पर 99% वाला बच्चा इतना प्रोएक्टिव नहीं है, तो उसको एडमिशन शायद नहीं मिलेगी. 95 वाले को मिल जाएगी जो ज्यादा प्रोएक्टिव है. जी, सो वो ओवरऑल कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट देखते हैं, नॉट जस्ट मार्क्स ऑन एडमिशन. जी, ऑल द यूनिवर्सिटीज अब्रॉड डोंट सी ओनली मार्क्स, बट येस कट ऑफ गोज वेरी वेरी हाई. वाटरलू यूनिवर्सिटी है जिसकी आईटी में 97-98%. ये कट ऑफ है 97. So we need, when you're talking about topmost universities, we need higher percentage. So अभी कनाडा के बाद यूएस की बात हुई हमारी, यूएस में आपने प्रोग्राम्स के बारे में बताया, तो जर्मनी राइट नाउ क्या सिनेरियो चल रहा है? जर्मनी में ये सुनने में आ रहा है राइट नाउ जो सिनेरियो चल रहा है कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही. सी जर्मनी प्रोसेस आज हम बात करते हैं तो जर्मनी वीजा विल टेक 6 to 10 months. अगर आज मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे 6 से 10 महीने वेट करना पड़ेगा, राइट? और 6 से 10 महीने में आपको वीजा मिल जाएगा. ओके. सो बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि ये मुझे 6 से 10 महीने लग सकते हैं. जी, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट. और अगर हम बात करते हैं, और सेम सिनेरियो इज इन यूएस आल्सो, बिकॉज यूएस की भी अपॉइंटमेंट्स आर डिलेड. जी, सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू टेक एन I-20 के बाद आप CGI कोड जनरेट होता है, फिर आप अपॉइंटमेंट लेते हो. सो यूएस आल्सो टेक्स 4 to 6 months मिनिमम. सो हम बात करते हैं कि कोई भी प्रोसेस पर लोगों को ये सोचना जरूरी है कि आज हम शुरू करेंगे तभी वीजा आएगा ना. लोग अगर हम सोचते ही रहेंगे कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर उसमें तो वैसे ही साल निकल जाता है. जी. सो कई बच्चे मेरे पास आते हैं, उनको पूछता हूँ कब की थी +2, 2022 में, अभी तक क्या किया? कुछ नहीं. क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कैसे कवर होता है फिर? कुछ कंट्रीज तो दे डोंट डिमांड एनी कवर. देखो अगर कनाडा की बात करें तो वो नहीं पूछते नहीं, मतलब उसके अंदर ये कि यू वर डूइंग आईलेट्स ट्रेनिंग, यू वर डिसाइडिंग ऑन द कंट्री, हम लिख सकते हैं. अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें उन्होंने तो बिल्कुल ही क्रॉस है. ओके. ऑस्ट्रेलिया तो कहता है कि मुझे अगर आज 2024-25 चढ़ गया तो आफ्टर अप्रैल मई वो कहेगा मुझे सिर्फ 25 पास आउट बच्चे चाहिए, मुझे 2 साल पहले वाले बच्चे. वो सिर्फ लेटेस्ट बच्चे को ही बुलाता है. बिल्कुल. इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 2024 पास आउट वाले को एडमिशन देगी यूनिवर्सिटी, अगर 12th है, नहीं तो नहीं मिलेगी. अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके पास अगर जेन्युइन एक्सपीरियंस है, पे स्टब्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, सैलरी अकाउंट में आती थी, तो ऑस्ट्रेलिया ले सकते हैं. वो भी डॉक्यूमेंटेशंस आपको प्रॉपर चाहिए. नहीं तो नहीं ऑस्ट्रेलिया लेगा. सो whereas Canada is little flexible on this. अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके पास अगर आपने पढ़ाई की और आपके पास जेन्युइन रीजंस हैं कि आपने गैप में क्या नहीं किया, तो कनाडा एक्सेप्ट्स यू. सो यही मैंने कहा कि कुछ नहीं, तो बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते कई बार, बिकॉज पहली बात तो राइट गाइडेंस नहीं मिलती. जी.
दूसरी चीज़ है गलत कंसल्टेंट मिल जाता है। किसी कंसल्ट आप कहते हो मुझे आज ऑस्ट्रेलिया भेज दो, देखो ऑस्ट्रेलिया हर कोई जाना चाहता है जी। बट एलिजिबल नहीं है। बट हमारे पास ऐसे कंसल्टेंट है, बच्चा जाएगा, भेज देंगे तुम्हें ऑस्ट्रेलिया। कैसे भेजेंगे? मतलब सिर्फ एक उससे सिर्फ पैसे लेंगे और साल 1.5 साल उसका खराब होगा। जी। फिर वो कहेगा कि जो किसी और ने कहा था कि आप एलिजिबल नहीं हो वो सही था। सो आप अगर एलिजिबल नहीं हो तो यू नीड अ प्रॉपर कंसल्टेंट टू टेल यू। और अगर कोई कंसल्टेंट ये कह रहा है ना कि आप एलिजिबल नहीं हो तो वो आपको सही गाइड कर रहा है, वो भी तो कंसल्टेंट है। जी। अगर हमारे पास कोई बच्चा आ रहा है, हमारा काम भी तो बाहर भेजना है ना। बिल्कुल। और आप अगर एलिजिबल हो गए तो हम आपको ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे। और अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो तो मैं आपकी फाइल कहाँ से लगाऊं? बिल्कुल। सो ये स्टूडेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। पर स्टूडेंट्स समझते हैं कि जो कंसल्टेंट मुझे मना कर रहा है ना उसको काम नहीं आता। बिल्कुल, फिर वो मार्केट में बस बनता है उस अकॉर्डिंग। चलो एक मेरा क्वेश्चन है इसी से, बच्चे को हमने गाइड कर दिया कि हम सिलेक्ट करते हैं कि ये बच्चा जेन्युइन है कि नहीं है। अब बच्चा कैसे सिलेक्ट करे ये कंसल्टेंट जेन्युइन है कि नहीं है? सी देखो, लैंडमार्क इमिग्रेशन आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो वी आर द मोस्ट ट्रांसपेरेंट कंपनी। अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है तो सबसे पहले तो हम उसकी असेसमेंट करते हैं जी। अगर वो एलिजिबल होगा तभी हम उसको गाइड करेंगे। पहली बात सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इंग्लिश, कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हो कि नहीं करते। सेकंड रिक्वायरमेंट है बजट। आपको मैंने जाना तो है, मैंने यूएस, पर मेरे पास पैसे नहीं है और फंड मैं शो नहीं कर सकता। सो हम पहली बात तो हम उसको गाइड ही नहीं करते कि हम गाइड करेंगे आपको फंड के लिए। तीसरी चीज है कि सपोज उसकी एलिजिबिलिटी। अब आईलेट्स भी है, बजट भी है, पर वो एलिजिबल ही नहीं है। एलिजिबल ही नहीं है जी। बिल्कुल। सो अगर वो एलिजिबल नहीं है तो अगर आप कहते हो कि कंसल्टेंट कैसे चूज करे, जी। सो पहली बात तो आप कंसल्टेंट से जाके मिले, 2-4 कंसल्टेंट से मिले। मैं कहता हूँ उनके ऑफिसेज देखें, उनका एक्सपीरियंस चेक करें, उनसे लेटेस्ट वीजाज पूछें कि कौन से लेटेस्ट वीजाज हैं आपके पास, या फिर आप कंसल्टेंट की हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं थ्रू सी ऑनलाइन। आई थिंक सो कि आजकल कोई भी कंसल्टेंट है, अगर आप कहो कि वीडियोस बनाने या वीजाज दिखाने इज वेरी वेरी सिंपल। आजकल वो क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, कुछ भी तैयार हो जाता है, कुछ भी फेक भी तैयार हो जाता है। बिल्कुल। सो यू नीड टू बी रियली रियली केयरफुल। एंड जो आपको बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहे हैं उनसे बचें। बस वीजा आ जाना 10 दिन से आ जाना, 10 days में आपका ये प्रेडिक्शन वाली तो गेम ही नहीं है। तो 10 दिन में वीजा कैसे आ जाएगा? सो पहली बात तो अगर कोई कहता है कि आपको बस 30 days में आपका वीजा निकाल देंगे, अगर ये कह रहा है तो वो झूठ कह रहा है। सो पहली बात तो जो लोग आपको बड़े बड़े प्रोमिस कर रहे हैं उनसे बचें। और जो आपसे बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 3 लाख दे दो, वो रेड फ्लैग्स हैं। वैसे पैसे इतने लगते हैं पहले? बिल्कुल भी नहीं। कोई पैसा नहीं लगता। जो कंसल्टेंट पहले पैसा मांग रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ उनकी भी है, सारा सिस्टम है उनका, बट फिर बच्चे को वहां अप्लाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं अप्लाई करना चाहिए। सो जो आपसे एडवांस पैसे मांग रहे हैं, जो आपसे लाखों के पैकेज की बात कर रहे हैं, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। सो आपको वहाँ बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। बिकॉज सी जो स्टूडेंट्स आज की डेट में पैकेज करके कनाडा गए, वी ऑल नो हाउ डिड ऑल दिस हैपन। सो पैकेज करके कनाडा गए, दे पेड हेफ्टी अमाउंट टू देयर कंसल्टेंट। बट आजकल अगर मैं सिनेरियो की बात करूं तो बच्चा कहता है कि इस कंसल्टेंट ने मेरे से पैसे नहीं मांगे तो दैट मीन्स इनसे मेरा काम भी नहीं होगा। ये माइंडसेट बना हुआ है। जिसने लाख रुपए या कुछ पैसे मांगे वो कहता है यार ये तो बंदा मेरे को जेन्युइन लग रहा है। सी देखो, ऐसा नहीं है। पीपल आर लोगों को ज़्यादा अब समझ आने लग गई है। एंड मेरे को लगता है कि हम इतने सालों से, पिछले 15 से ज़्यादा साल हो गए, हमें 18 साल हो गए हैं तकरीबन, हमारी कोशिश यही रही है कि हम लोगों को एजुकेट कर सकें। और कुछ और भी अच्छी कंपनीज हैं जो लोगों को एजुकेट कर रही हैं, दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम द स्टूडेंट। सो मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए, जो लाख रुपया मांग रहा है उसको वो लाख रुपया ही चाहिए आपसे जी, उसको आपका वीज़ा नहीं चाहिए। मतलब वो फोकस ही लाख रुपया वीज़ा चाहिए जिस कंसल्टेंट को, जो आपको गाइड कर रहा है, उसको तो पैसा तब मिलेगा अगर आपका वीज़ा आएगा जी। अगर वो फ्री में आपकी फाइल लगा रहा है कि वो जेन्युइनली आपकी फाइल पे काम करेगा। जिसको आपने पहले एडवांस दे दिया उसको तो फाइल पे काम ही नहीं करना, क्योंकि उसके तो पैसे हरे हो गए जी। एंड ही डजंट नीड टू वर्क एनी मोर। उसको तो आप फोन करते रहोगे, हो गया काम। जो आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं वो सही नहीं है। सो अब कंसल्टेंट कैसे चूज करना है?
कनाडा कैसे जाना है, यूएस में क्या चीज़ चल रही है, जर्मनी कैसे चल रही है। चलो लेट्स मूव टू यूके। यूके में अभी जेन इनटेक खत्म हुआ है। जेन इनटेक का रिजल्ट लैंडमार्क इमिग्रेशन का कैसा रहा? यूके में हमारा वीज़ा सक्सेस रेट 100% है। 100%? बिल्कुल, हमारा कोई वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता, क्योंकि जी। पहली बात तो वी ओनली एडवाइज स्टूडेंट्स टू यूज़ जेन्युइन फंड्स। सो यूके में अगर हम बात करें कि अगर हम जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है जी और अगर हम फेक डिग्रीज, फेक डॉक्यूमेंट कोई भी यूके में लगाते हैं जी तो आपको बैन आता है। सो अगर आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लगाया यूके में और अगर आपको बैन आ गया तो आपकी फीस वापस नहीं आती। सो इस टाइम पे यूके यूनिवर्सिटीज फीस वापस नहीं करते इन केस आपकी फाइल में कोई भी डॉक्यूमेंट या फ्रॉडलेंट हो, कुछ फ्रॉडलेंट है। सो तभी कुछ बच्चे वो पैकेज की तरफ जाते हैं कि एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो एजेंट खुद पैसे भरेगा। सो अगर तो आपको अपनी प्रोफाइल पे डाउट है, फिर आप अपना फ्यूचर खराब करना चाहते हैं, तो एजेंट कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लगा के, सपोज आपका वीजा आ भी गया, फिर उसमें आप भी उतने जिम्मेवार हो जितना वो एजेंट है। बिल्कुल। सो मैं सबको एडवाइस करूंगा कि अगर आप यूके जा रहे हैं तो यूज जेन्युइन फंड्स, क्योंकि फंड्स दिखाने यूके में इज नॉट डिफिकल्ट, दे हैव टू बी 28 डेज ओल्ड। सो तभी आप यूके क्या कहते हैं जा सकते हो। जी। सो यूके में राइट नाउ अगर स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना हो तो उसका क्या क्राइटेरिया है और कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? और स्पाउस की पंजाब में आजकल तादाद बहुत ज़्यादा है, तो वो स्पाउस वीज़ा की गाइडेंस भी नहीं लोगों को मिल रही, लोगों की रिफ्यूजल्स भी काफ़ी है, जो आपने कहा फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स। यूके में देखो, पहली बात तो यूके में ग्रेजुएशन में भी स्पाउस वीज़ा नहीं लगता जी। यूके में मास्टर्स में भी स्पाउस वीज़ा नहीं लगता, ओनली मास्टर्स विद रिसर्च। ये मास्टर्स विद रिसर्च को थोड़ा एलैबोरेट करें सर। सो मास्टर्स जिसके अंदर थ्योरेटिकल कम है और रिसर्च पार्ट ज़्यादा है, एंड जो मास्टर्स विद रिसर्च जो यहाँ वहाँ पे डिमांड है, उनमें मास्टर्स विद रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, उसमें सिर्फ स्पाउस वीज़ा जा सकता है। जी। सो आई टेल यू उसके अंदर क्या होता है कि देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। पहली बात तो अप्लाई करते हैं बहुत सारे लोग, उनको ऑफर्स बहुत कम लोगों को मिलती है। ओके। सो उसके लिए अब कंसल्टेंट कह देता है मैं करा दूंगा एडमिशन, करा दूंगा एडमिशन, पर एडमिशन आपको एक्चुअल बताऊं तो 10 में से सिर्फ 2 लोगों को ही मिलती है। ये रेशो है। सीट्स आर वेरी वेरी लिमिटेड। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो स्पाउस केसेस जेन्युइन होने जरूरी हैं। सो अगर हमारा मैरिज केस है, उनकी जेन्युइन चाहिए, जेन्युइन केस है तो आपको बिल्कुल मिल सकता है मास्टर्स इन रिसर्च। और अगर आपका एक इनटेक मिक्स हो गया तो आप नेक्स्ट इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनको सपोज इस इनटेक में सीट नहीं मिली है मास्टर्स इन रिसर्च प्रोग्राम की, तो उनको नेक्स्ट इनटेक में सीट लेके जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये चीज़ जरूर चेक करें कि यूके में इसी कैटेगरी में आपको स्पाउस वीज़ा मिल सकता है। सेकेंडली से यूके अंडर ग्रेजुएट के लिए इतना बड़ी ऑप्शन नहीं है। Okay. मैं हमेशा कहूँगा कि जो अंडर ग्रेजुएट के लिए, इफ़ यू आर फॉर स्पेशली फॉर पंजाब स्टूडेंट्स जी, या फिर जो स्टूडेंट्स उसको वर्क के हिसाब से देख रहे हैं, बिकॉज यूके में जो ग्रेजुएशन की फीस है वो इट्स टचिंग 50 to 60 lakhs टोटल ग्रेजुएशन की फीस। सो सेकेंड ईयर की फीस देनी या इवन सेकेंड सेमेस्टर की फीस देनी बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाती है। एंड इफ यू आर लुकिंग एट गोइंग टू यूके एंड इलीगल होना है वहाँ पे, फिर तो आप मत ही जाओ, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू लिव देयर इन यूके, इट इज एक्सपेंसिव और क्या कहते हैं इतनी जॉब्स भी नहीं है, एंड विदाउट एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन आपको वैसे ही जॉब नहीं मिलने वाली। सो स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए यूके बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि 1 year मास्टर करके आपको 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। सो एटलीस्ट यू गेट गुड एक्सपोजर। बट इफ यू आर लुकिंग एट डूइंग बैचलर डिग्री, डोंट गो until you have sufficient budget। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप फीस नहीं दे पाएंगे अगले साल की, तो घर से आ जाएगी, फिर ही आप यूके चूज करें। उससे अच्छा तो आप जर्मनी चूज करें, विच इज वे मोर अफोर्डेबल देन यूके। सो आपने जर्मनी के बारे में जिक्र किया, जर्मनी कितनी अफोर्डेबल है अगर एज कम्पेयर टू हम यूके करें? सो जर्मनी में भी सी 3 years बैचलर डिग्री जी, एंड फीस स्टार्ट्स विद 7 lakhs a year। 7 लाख a year। तो अगर हम बात करते हैं, अगर आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप 7 लाख रुपया साल का देते हैं, विच इज लाइक यू विल बी कंप्लीटिंग 21 लाख रुपए में अपनी बैचलर डिग्री। वेयर एज अगर यूके से कंपेयर करते हैं तो 21 लाख 1 साल की फीस है जी, सो मच एक्सपेंसिव। सो हम बात करते हैं 7 से 10 लाख फीस पकड़ ले जर्मनी में, और 3 साल की बैचलर डिग्री, विच इज वे मोर अफोर्डेबल देन यूके। एंड इवन यूके यूनिवर्सिटीज हैं कोई जो उसको एक्रेडिशन दे रही हैं, सो आपके पास ड्यूअल बैचलर डिग्री भी मिल रही है, जर्मन वाली भी और यूके वाली भी,
बाय स्टडिंग इन जर्मनी। और आप यूरोप में भी कहीं पे जा सकते हो वहां से स्टडी पूरे करके? आपका एक EU कार्ड मिल जाता है, जी। आप ट्रैवल कहीं पे भी कर सकते हो। जी। अगर जब आप वर्क वीजा पे आते हो तब आपको जॉब मिल जाती है, तो वहाँ की एम्बेसी को आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। अगर आपके पास वर्क वीजा जर्मनी से है तो आप जर्मन लैंग्वेज सीख के अपनी PR की फाइल भी लगा सकते हो। सो जर्मनी इज कमिंग अप वेरी नाइस। मतलब जर्मनी के पास जैसे एज कम्पेयर टू यूके में PR काफी टफ है, तो जर्मनी में फिर स्टूडेंट के लिए अगर वो जेन्युइनिटी से अपना कोर्स पूरा करता है, वर्क परमिट लेता है, तो उसके बाद उसको PR की एलिजिबिलिटी भी बनती है। See, I'll tell you, Europe is a very big destination right now. I'll tell you, because Europeans also move to US and Canada. So Europeans भी पढ़ने के लिए US और कनाडा जाते हैं। Europeans भी यूरोप छोड़ के, क्या कहते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, they go to West because West has more opportunities. जी। ठीक है। सो यूरोप में, और जितने लोग यूरोप में रहते हैं वो सारे ओल्डीज हैं, ठीक है, जिसको हम बेबी ब्लूमर्स बोलते हैं। जी जी। So they are very old. So Europe की 50% population is old. So Europe is right now also struggling with this labor gap. You know, there are many countries who need immigrants to run the show, जी। but they're scared. वो स्केर्ड क्यों है, ये पार्ट को थोड़ा हम पूरा करें। So they're scared कि वो अपने, क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ना, उनका सिस्टम, उनके रूल्स, उनके रेगुलेशन, उनकी लैंग्वेज तो और यूरोप की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर कंट्री में अलग लैंग्वेज है, इवन कंट्रीज में, रीजन्स में अलग लैंग्वेज है। सो बहुत डिफिकल्ट है यूरोप में। अगर आप सेटल होना चाहते हो तो लैंग्वेज इज द की, बट आई टेल यू, यूरोप हैज द पोटेंशियल। अगर आप यूरोप पढ़ाई कर लेते हो, लैंग्वेज सीख लेते हो, तो 1 लाख यूरो, 1.5 लाख यूरो, 2 लाख यूरो, यानी कि आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 करोड़ की सैलरी, 1.5 करोड़ की सैलरी, 2 करोड़ की सैलरी बहुत ही नॉर्मल बात है। आने वाले समय में यूरोप का फ्यूचर क्या है इंडियन स्टूडेंट के लिए? See, it can be good. Nobody can predict, but it is a good destination right now. I know people are promoting study in Finland, study in Sweden, study in Norway, but they do not have any plans to take so much students from India, and they're very new to this concept of international students from India. Okay. So अगर बात करते हैं तो बच्चे जाते थे, साउथ इंडिया से बच्चे सारे यूरोप में जाते रहे हैं शुरू से ही, पहले भी जाते थे। बट जैसे हम बोलें कि इस टाइम पे जब थोड़ा सा हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो वी स्टार्ट प्रमोटिंग इट। बट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग वीजा? व्हाट इज, are they allowed? Most European countries don't give you work visa to work with studies. अगर हम बात करें, उनके साथ पढ़ाई में के साथ काम करना अलाउड नहीं है। सो जर्मनी में, इसलिए मैं जर्मनी को प्रमोट करता हूँ, ये जर्मनी बिकमिंग अट्रैक्टिव बिकॉज वर्क इज अलाउड विद स्टडीज। एक स्टडी प्लान है, पढ़ाई के बाद 1.5 साल का वर्क परमिट है, वो 1 साल के लिए एक्सटेंडेबल है, यानी कि 2.5 साल का वर्क परमिट है। काफी सारी कंट्रीज में ये प्लान ही नहीं है। दे डू नॉट नो, पहली बात तो उनको नॉलेज नहीं है, दे डू नॉट नो हाउ टू मूव इट, दे आर लुकिंग एट कि कैसे इसको एक्सपैंड किया जाए। सो यूरोप के बारे में कुछ भी कहना बहुत डिफिकल्ट है। उनकी एम्बेसी तो अपॉइंटमेंट नहीं देती, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगी, फीस चले जाएगी, और एम्बेसी कहेगी मेरे पास टाइम ही नहीं अपॉइंटमेंट का। ओके, इतने स्लो है वो, बहुत यूनिवर्सिटी स्लो हैं। सो पहली बात तो मेरे को लगता है कि हमको जो कंट्रीज एक्सेप्टेबल हैं उनको समझाना चाहिए कि कैसे होगा ये सब, और जो लोग, क्या कहते हैं, इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बी वेरी केयरफुल, बिकॉज यूरोप में आप कई बार वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और आपकी फीस वापस नहीं आती। यूरोप में टॉप 3 डेस्टिनेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स टू स्टडी? सी, अभी तो मैं सिर्फ एक ही की बात करूंगा। पहला जर्मनी, दूसरा फ्रांस। ओके। तीसरा भी मैं कोई नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ जी। बट नीदरलैंड इज टेकिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, दे गिव यू 1 year's वर्क परमिट, ठीक है, सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी देयर जी। बट इफ यू टेल मी फ्रांस डजंट गिव यू वर्क परमिट फॉर आफ्टर ग्रेजुएशन, यू नीड टू बी मास्टर्स टू गेट वर्क परमिट। अगर किसी ने फ्रांस जाना है तो वो मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए जाए? बिल्कुल, या फिर 5 साल की इंटीग्रेटेड बैचलर्स कम मास्टर्स के लिए, मतलब ड्यूल डिग्री हो गई। पर फ्रांस जो जाना चाहता है वो ये सोच के जाए, इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो फ्रांस इज one of the most expensive destination in Europe, more expensive than Germany, you know, but पढ़ाई affordable है because there are also private institutes आ गए हैं, वहाँ पे भी 10-12 लाख साल की फीस में पढ़ सकते हैं, but to living cost is really expensive in France. जी। So France is really expensive. Switzerland में इस टाइम पे बच्चा जा रहा है, but Switzerland doesn't give you work rights and doesn't give you any work permit.
ये कंट्रीज जो जैसे आपने फ्रांस का कहा बैचलर डिग्री, या आपने नाम लिया अभी स्विट्जरलैंड का, ये वर्क राइट्स क्यों प्रोवाइड नहीं करा रहे स्टूडेंट को? इनका फोकस स्टडी है। सी दे डोंट वांट, पहली बात तो वो फाइनेंशियली इनस्टेबल बच्चा नहीं बुलाना चाहते। दे वांट ओनली फाइनेंशियली स्टेबल स्टूडेंट हु कंसंट्रेट ऑन द स्टडीज। अगर हम बात करें, स्विट्जरलैंड इज नोन फॉर हॉस्पिटैलिटी प्रोग्राम जी। तो स्विट्जरलैंड में आप हॉस्पिटैलिटी करें जाके, बट अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप रुक सकते हैं, नहीं तो आपको वापस आना ही पड़ेगा। जी। सो थैंक यू मिस्टर भाटिया। आज का हमारा पॉडकास्ट, आज की बातचीत काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आई होप स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड लैंडमार्क को, और लैंडमार्क कैसे आपको अच्छे तरीके से गाइड करेगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।